हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर परिसर में माता पार्वती मंदिर के शिलान्यास, सोमनाथ समुद्र दर्शन तथा संग्रहालय के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में कहा, आतंक का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह सकता। कुछ समय तक ताकत के बल पर सत्ता हथियाया जा सकता है, लेकिन उस पर टिके रहना मुश्किल होता है। पीएम ने बिना नाम लिए अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण की स्थिति का जिक्र किया और अफगानिस्तान में बंदूक की नोक पर सत्ता हथियाने वाले तालिबान को निशाना बनाते हुए कहा, आतंक से आस्था को नहीं कुचला जा सकता। सोमनाथ मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण है। सरदार पटेल ने आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार एवं दृढ़ संकल्प से किया। इसके साथ ही पीएम ने सरदार पटेल को नमन भी किया। समारोह में केंद्रीय गृह भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल तथा गुजरात के पर्यटन मंत्री जवाहर चावड़ा सोमनाथ में मौजूद रहे। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उनके बेटे राहुल गांधी ने उन्हें दिल्ली स्थित वीर भूमि पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने स्वर्गीय पिता राजीव गांधी को उनकी जयंती के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें राहुल गांधी ने याद किया। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, शक्ति सिंह गोहिल समेत कई अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। बता दें, राजीव गांधी की जयंती को कांग्रेस सद्भावना दिवस के रूप में मनाती है। देश भर में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दिन सेवा और सद्भाव का कार्य करते हैं। इस दौरान फोटो प्रदर्शनी, सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम, रन फॉर नेशन, रक्तदान शिविर का कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र एवं प्रखंड स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। विपक्षी पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध लगातार एकजुट होकर हमला बोल रही है। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें 15 दल शामिल होंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्षी दलों के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि इस बैठक में आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को न्योता नहीं भेजा गया है। बता दें, बंगाल की मुख्यमंत्री इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के दौरे पर थी, जिस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। इतना ही नहीं, ममता ने इस दौरान कई और अन्य विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात की। ममता सोनिया की मुलाकात ने ये साफ कर दिया कि विपक्ष आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने की योजना बना रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के मुद्दे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, भारत सरकार को उन महिलाओं की चिंता ज्यादा है जो अफगानिस्तान में है, लेकिन अपने यहाँ की महिलाओं पर वो कुछ नहीं बोलते। AIMIM चीफ ने महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न के मुद्दे को उजागर करते हुए कहा, भारत में 5 साल से कम की उम्र में ही 9 में से 1 बच्ची की मौत हो जाती है। यहाँ महिलाओं के प्रति अपराध और रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें चिंता अफगानिस्तान में फंसी हुई महिलाओं की ज्यादा है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को हुआ है। उत्तराखंड में आगामी चुनाव के मद्देनजर सियासी माहौल गर्मा गया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जिस दौरान जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत सरकार के मंत्रियों व प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां कई बैठकें आयोजित की जाएंगी।
इन बैठकों में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शामिल रहे। इस बैठक में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके साथ ही नड्डा सैनिकों का सम्मान और सैनिकों से संवाद और संतों का आशीर्वाद कार्यक्रमों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के अवंतीपोरा के खिरियू पामपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के हाथों बड़ी कामयाबी लगी, जिसमें सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के दोनों आतंकी मार गिराए हैं। इलाके में और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों स्थानीय बताए जा रहे हैं। दोनों आतंकियों के शवों को अपने कब्जे में लेते हुए सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से हथियार व गोला बारूद भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था, परंतु उन्होंने इससे इनकार करते हुए सुरक्षा बलों पर गोलीबारी जारी रखी। आईजीपी कमिश्नर विजय कुमार ने कहा, मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान मुसैब मुश्ताक निवासी खिरियू के रूप में हुई है। वो गर्ल्स हाई स्कूल पटसुना के एक चपरासी जावेद अहमद मलिक निवासी लुरगाम की हत्या में भी शामिल था। दूसरे आतंकी की पहचान भी की जा रही है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान के लड़ाके भारत को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। सत्ता मिलने के बाद तालिबान दिन पर दिन पैर फैलाता जा रहा है। भारत के साथ कारोबार बंद करने के साथ ही तालिबानी भारत के साथ वही चाल चल रहे हैं जो चीन और पाकिस्तान चलता आया है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने भारत से संपर्क साधते हुए रिश्ते न तोड़ने की पेशकश की थी, मगर वहीं अब कांधार और हेरात में बंद पड़े भारतीय वाणिज्य दूतावास में घुसकर तालिबान के लड़ाकों द्वारा तलाशी के बाद कोई और ही संकेत मिल रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार तालिबानी आतंकियों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास में घुसकर तलाशी की और वहां कागजातों की छानबीन भी की थी। इसके बाद से वे कुछ कागज और दूतावास के बाहर खड़ी कारें अपने साथ लेकर चले गए। भारतीय अधिकारियों के अनुसार तालिबान अपने उस वादे के खिलाफ काम कर रहा है जिसमें उसने दुनिया से किसी को नुकसान न पहुंचाने का आश्वासन दिया था। तालिबान के वरिष्ठ नेता शेर मोहम्मद अब्बास ने भारत से अनुरोध किया था वे भारतीय दूतावास बंद ना करें। तालिबान की ओर से उन्हें कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन बीते गुरुवार को तालिबान ने अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए, जिसका कुछ और ही मतलब निकल रहा है और अब दूतावास पर छानबीन की घटना से दरार और भी गहरी होती नजर आ रही है। भारत में इन दिनों मॉनसून सक्रिय चल रहा है, जिस वजह से विभिन्न राज्यों में भारी बारिश दर्ज की जा रही है। बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में नदियां उफान पर हैं, जिससे कई राज्य बाढ़ का संकट झेल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आगामी कुछ घंटों में आज बारिश दर्ज की गई। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में तेज बारिश की आशंका है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर व आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान के लक्ष्मणगढ़, नदबई, बयाना के आसपास क्षेत्रों में भी बारिश का अनुमान जताया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में मानसून के फिर से दस्तक देने के साथ 23 अगस्त तक बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही असम, मेघालय और सिक्किम के अलग अलग इलाकों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है, मगर संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 36,571 मामले सामने आए और 540 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 39,157 लोगों ने महामारी को मात दी है। भारत का रिकवरी रेट 97.54% पर पहुंच गया है। एक्टिव केसेस की संख्या 3,63,605 है, तो वहीं 4.33 लाख लोगों की महामारी से जान जा चुकी है। कोरोना से रोजाना मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर खतरा और बढ़ गया है। वहीं महामारी की तीसरी लहर की आशंका के चलते राज्यों में तैयारियां जारी हैं।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश के हालात दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग जहां अपने देश को छोड़कर भाग रहे हैं, वहीं कुछ लोग दहशत के कारण अब अपना आक्रोश व्यक्त करने लगे हैं। देश में विरोध प्रदर्शन का दायरा बढ़ रहा है और लोग खुलकर तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई शहरों में लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर तालिबान के खिलाफ बाहर निकल रहे हैं और कुछ जगहों पर तालिबानी झंडे को फाड़कर फेंक दिया गया है। इस दौरान तालिबान आतंकियों की गोलीबारी में कई लोगों की मौत भी हो गई है। गंभीर संकट को लेकर नाटो ने आज आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस अहम बैठक में देश में बिगड़ रहे हालातों पर चर्चा होगी। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग 30 देशों के सैन्य गठबंधन के विदेश मंत्रियों की आज होने वाली आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अफगानिस्तान पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी।